बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इनफैक्ट ये सेगमेंट है आपके सवालों का, आपके तबसरों का। सना सईद ने लिखा है कि सर अमल करें ना करें, आपकी वीडियो देखे बिना चारा नहीं है। सच्ची कहूँ तो मज़ा आ जाता है। ऐसी सीधी और सच्ची बात करते हैं कि सीधी दिल पे जाके लगती है। कभी कभी तो मैं अपनी स्ट्रेस भूल कर दूसरों को सोचने लगती हूँ कि जिनके सरों पे इतना बोझ था कि आपने उन गठरियों को उठा के नीचे रख दिया। मेरा रब आपको सलामत रखे, आपको ज़िंदगी भर आसानियाँ दे और आपके प्यारों को भी आसानियाँ दे। सना बेटा, आप सलामत रहो। आपने इतनी मोहब्बत से इतनी मीठी दुआ दी है कि जिसे कहते हैं ना, यू मेड माई डे, रियली आई मीन दैट। और महानूर उमर ने कहा सर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। चलें ना महानूर बेटा, आपका भी शुक्रिया। और अब्दुल माजिद कहते हैं मैं मकबूजा कश्मीर से हूँ और आपका नाम और अंदाज में बड़ी प्यार भरी अपनाइयत है। मकबूजा कश्मीर से अब्दुल माजिद का सलाम पहुँचे और इन्होंने ईद मुबारक भी कहा है। माजिद साहब बहुत शुक्रिया, इस लेट ईद मुबारक का मुझ तक पहुँच गई, आपकी मोहब्बत भी पहुँच गई। और फातिमा रानी ने कहा मुझे उन सारी बातों का शुक्रिया कहना है जो मेरी ज़िंदगी में आपकी वजह से आईं और मेरी खुशी, इज़्ज़त और एहतराम का बायस बनी। मेरे बच्चे, डिज़र्व तो आप ख़ुद करते हो, मुस्तहिक भी आप ख़ुद हो, इज़्ज़त का भी, मोहब्बत का भी, एहतराम का भी। हाँ, मुमकिन है कहीं मैंने उंगली पकड़ के आपको उस पक्की शाहराह पे डाल दिया हो जिस पे ये तीनों चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही थी। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि सर ये जो क्वेश्चन आंसर वाला चैनल भी जल्दी शुरू कीजिए, शिद्दत से इंतज़ार है। जी बेटा, बिल्कुल इंशाल्लाह। काफ़ी सारे इसमें नाम आ गए हैं, तैयारी भी इस वक्त हमारी आलमोस्ट फिनिशिंग पे चल रही है, तो फिर जल्दी इसका ऐलान करते हैं। सुबहात ने बड़ी मज़े का लिखा है, कहा कि सर शादी के 7 माह बाद मैं पहलवान बन गई हूँ, अभी प्रेगनेंसी भी नहीं है मगर गोश्त का पहाड़ लगती हूँ, 5 फुट 8 इंच कद है मेरा, प्लीज़ बताएं मैं क्या करूं, मुझे मोटिवेट करें और इससे पहले कि शौहर तंग आ जाए, मुझे पहले से ही ठीक होना है। मेरे बच्चे, ये वो लम्हा है जो बहुत कीमती है जब आपको ख़ुद से एहसास हुआ। और 7-8 माह में आप पहलवान बने हो तो किसी अहमक के कहने पे 7-8 दिन में बारीक मत हो जाइए। अगर ऐसा हरकत आपने किया और ये एकदम से वो एक स्पेशल डाइट होती है वो करनी शुरू कर दी तो आपके चेहरा नाश नहीं मचेगा, सवा सत्यानाश हो जाएगा, ये सारा ढलक जाएगा, आपका गोश्त पेट से ढलकेगा, अलग से महसूस होगा कि जल्द ऊपर फिर रही है। ये जितने भी अननेचुरल, चाहे वो खुराक हो या चाहे इस तरह की स्पेशल डोज जितने लोग करते हैं, बाद में उनके गुर्दे फेलोर हो जाते हैं। इसलिए कि जो ज़िंदगी का नेचुरल स्वभाव है उसी के मुताबिक ही चलना है। आपको फौरी तौर पे 2-3 काम करने। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया का हर अक्लमंद आदमी और बड़ा आदमी और मशहूर आदमी और स्टार जो है, ये एक अच्छी खासी रकम खर्च करते हैं अपने इंस्ट्रक्टर्स के लिए, अपने एडवाइज़र्स के लिए, जो उनको बताते हैं उनके जिस्म के। इवन आप देखें, हीरोइन हो और उसके जो मसल लटक जाएं और उसने स्लीवलेस पहना हो तो एकदम से डर्टी नहीं लगता, अगली लगता है। आपका जो तस्वर होता है उस जिस्म के बारे में वो सारा ख़राब हो जाता है। इसी तौर पे मर्दों को जिस तौर पे मजबूत लगना चाहिए, वो मुनहनी से हों, वो बारीक से हों या भद्दे हों या मोटे हों। आपको याद है आमिर खान एक फ़िल्म में पहलवान बना था, पेट छोड़ा इतना बड़ा, ऐसे मोटा डशकरा बन गया था और उसके कुछ दिनों के बाद ही उसने एक नई मूवी की जिसमें वो लड़का लग रहा था। ये इंस्ट्रक्टर होता बंदा, खुद नहीं होता। आई विश कि आप डॉक्टर नौशीन से रब्ता कर लीजिए या कोई आपके करीब अगर न्यूट्रिशनिस्ट हो उससे रब्ता करें। वो आपका कद देख के, वज़न देख के, जितने अरसे में बड़ा है, फिर आपको वो खुराक तजवीज़ करें। डॉक्टर साहब से रब्ता करना हो तो फिर 0301 4585 405 इनकी जो सेक्रेटरी हैं वो 3 बजे से 9 बजे तक कॉल्स लेती हैं। तो इनकी अपॉइंटमेंट का आसान तरीका है कि इसी नंबर पे आप उनको इजी पैसा करते हैं और फिर उनसे फ़ोन पे भी आप ले लेते हैं अपॉइंटमेंट और उनके क्लिनिक पे जाके भी ले लेते हैं। वो आपको पूरे महीने का फूड चार्ट, फूड प्लान बना के देंगी। वो पूरा महीना इस्तेमाल करें, एकदम से आपको फ़ील होगा ज़िंदगी आपकी नॉर्मल होने लगी है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, अगले में प्लान बदल जाएगा। उस प्लान पे कभी नहीं चलना। डॉक्टर साहब को फिर बताना है ये सिम्टम है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, वो भूखा नहीं मारती, वो आपके सिर्फ खुराक की जो तादाद है वो बदलती हैं और उसके वक्फे कम कर देती हैं, खुराक ज़्यादा आपको लेने लगते हैं। और ज़ाहिर एक पूरे जिस्म का तदरीज है, जो जिस्म के गोश्त बनने का, उसके कम होने का, कैलोरीज खर्च होने का, कैलोरीज बनने का। तो हर बंदे को तो ये समझ नहीं होती। जैसे हर फार्मेसी में जो बंदा दुकान पे बैठा हुआ दवाइयाँ देख देख के अगर देने लग जाए तो आधे बंदे फौत कर दे।
یہ جس کو دینی چاہیے جس نے پڑھا ہو, جس نے اس کا علم حاصل کیا ہو, تو آپ ان سے یہ مشورہ لے لیجئے اور انشاءاللہ میرا خیال ہے آپ پہاڑ بننے سے پہلے ٹھیک ہو جاؤ گے. پھر آپ جو دعائیں دو گے وہ تو ظاہر ہے ہماری بونس ہوگا نا جی. سمیرہ رانی نے کہا کہ سر آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کا حوصلہ ہو اور بے یقینی کا شکار زندگیوں کی آنکھوں میں امید اور روشنی کے دیپ جلاتے ہو. میرے بچے بڑے پڑھے لکھے ہو, بڑے اچھے سے جملے استعمال کیے, دل خوش کر دیا آپ نے. لیکن اس کا اپنا جملہ بھی ہے, سر آپ خوش رہیں, میں آپ سے بہت خوش ہوں. پیارے بچے, آپ کو میں ایک دل کی بات کہوں, یہ میرے رب کا وعدہ ہے, جب ہم رب کے کام میں لگ جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے دلوں میں وہ محبت ڈال دیتا ہے. مجھے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں سر اس موضوع پہ آپ کو کیسے خیال آیا, یہ تو میں نے صرف اللہ سے دعا کی تھی. بیٹا جی میں کیا اور میری مجال کیا, انفیکٹ یہ رب ہوتا ہے جب مختلف بچیوں کی اور بیٹوں کی اور ان کی ماؤں کی دعاؤں کو, التجاؤں کو سنتا ہے اور وہ روتے ہیں اور اللہ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سر آئی ایم ان ٹربل پلیز ہیلپ می آؤٹ, تو وہ وہاں سے مجھے القا کر دیتا ہے. یعنی میں اسی شہر میں ہوتا ہوں, اسی ملک میں ہوتا ہوں, پہلے نہیں علم ہوتا, تو جب کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹھک کر کے یہ جتنی ویڈیوز ہم روز بناتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ یہ خالی خالی ہوا میں بن رہی ہوتی ہے, خلا میں. کہیں نہ کہیں کسی کا مسئلہ ہوتا ہے جو اس سے جڑا ہوتا ہے. کسی کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے, کسی کی روح پہ بوجھ ہوتا ہے, کسی کے جسم پہ بوجھ ہوتا ہے, کسی کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے, کوئی وہاں سے اس دلدل سے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے, کوئی دوسروں کو نکالنا چاہ رہا ہوتا ہے, کوئی زندگی کا سکھ زیادہ لینا چاہ رہا ہوتا ہے, کوئی دکھوں سے بھاگنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو ہر ایک میں وہ خود تو بے بس ہوتا ہے, مدد کرنے والی ذات تو کوئی اور ہوتی ہے. جب ہم اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور پھر التجا کرتے ہیں تو سچی بات ہے ہمارے لاڈ کو وہ ضائع نہیں کرنے دیتا. کہیں میرے ذمہ لگا دیتا ہے, کہیں کسی الف کے ذمہ, کہیں بے کے ذمہ, کہیں جیم کے ذمہ, جو جس قابل ہو یا جس کو اس نے جوڑنا ہو. اور اندازہ کریں عین اس موقع پہ جب وہ بات ہو رہی ہوتی ہے آپ وہاں ٹیون کر لیتے ہیں, ایون حرم سے نکلتے ہوئے, ایون مدینہ منورہ میں جاتے ہوئے, ایون اپنے گھر میں سونے سے پہلے, ایون اپنے گھر میں صبح صبح اٹھتے ہوئے, ایون اپنے ان جگہوں پہ جہاں آپ صرف اکیلے ہوتے ہو اور کسی کو مداخلت کی یا انٹرفیئر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. سو آئی وش کہ یہ اس بات کو, اس فنومینو کو سمجھا جائے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور آپ کا دل اور آپ کی روح اور آپ کا بدن زیادہ شکر گزار ہو جاتا ہے. عیسیٰ نے کہا کہ سر کم ہی کسی کو دیکھا ہے کہ ایسی اچھی مثال کوٹ کرے جیسے آپ نے اچھی زندگی میں کوٹ کی. تاریخ خلفاء میرے پاس بھی ہے. علم کی کمی خرابیوں کی بڑی وجہ ہوتی ہے, اور اگر علم پورا ہو تو انسان کو بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں. عیسیٰ صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ بات دل کی بجا ہے. اچھا جی, یہ عبد الرحمن صاحب ہیں, فائنل ایئر میں ہیں MBBS میں IMC فیصل آباد میں, اور وہ کہتے ہیں کہ سر آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے, والدین کو بتائیے کہ کلچرل ڈفرینسز کے ساتھ شادیاں نہیں چلتی. عبد الرحمن صاحب بات تو بالکل صحیح ہے, اور آپ نے ایک بار وائٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور کہا تھا کہ اپر کلاس کی لڑکی مڈل کلاس میں زیادہ نہیں چلتی. لائف سٹائل, اپروچ, ڈریس میٹرز. اچھا یہ بات عجیب سی ہے, لوور مڈل کلاس کی بچی مڈل میں آ کے چل جائے گی, مڈل کی بچی اپر مڈل میں جا کے بھی جلدی اڈاپٹیبلٹی ہو جاتی ہے, یعنی آپ کم سکھ سے زیادہ سکھ میں چلے جاتے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر سے زیادہ ہمبل ہو جاتے ہیں, زیادہ اکاموڈیٹیو ہو جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں, اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی آپ محبوب رہتے ہیں. پر بعض بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مڈل یا لوور مڈل سے نکل کے اوپر والی کلاس میں جاتی ہیں, اور وہاں جا کے ان کی پھر گردن میں مغل کا سریہ آتا ہے. اتفاق کا سریہ تو بند ہو گیا, تو مغل کا سریہ آتا ہے. متکبر ہو جاتی ہیں, یعنی ان کے ناک سے ٹھوئیں گرتے ہیں, اور اپنی سگے بہن بھائیوں کو بھی وہ اگنور کرتی ہیں, بے عزت کرتی ہیں. کس کی بنیاد پہ؟ یعنی اسی کی ماں اور باپ نے وہاں بیاہ ہوتا ہے نا, اس کے اپنے وقت میں تو نہیں تھا, ماں باپ نے وہاں پہنچایا ہوتا ہے, پر اب وہ کمپیریزن اس عزت کا, اس عظمت کا, اس دولت کا ان سے کرنے لگتی ہیں. یہ تو ایک فینومینا ہے. دوسرا فینومینا یہ کہ امیر گھروں کی لڑکی والدین کسی لڑکے کی نیکی دیکھ کر یا کسی کا ٹیلنٹ دیکھ کر یا کسی کی ایسی خوبی دیکھ کر کہ یہ ان فیوچر یہ بہت بڑا افسر بن جائے گا, چونکہ بہت سارے جو سرکاری افسر ہیں لوگ ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیتے ہیں, اپر کلاس والے. اچھا اپر کلاس کی لڑکی لوور میں جب بھی آئے گی اس کی جان یہاں تک عذاب میں پھنسے گی. اب یہ جو مڈل کلاس میں لڑکا ہے, اب افسر بن گیا ہوا ہے, ذہنی طور پہ مرعوب ہے, جیبی طور پہ خالی ہے,
माली तौर पे कमज़ोर है, फिनेंशियल पोजीशन उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन फिनेंशियल पोजीशन ससुराल की अच्छी है। तो अब ये होगा, या तो बहुत समझदार होगा तो प्रॉपर एक लाइजान रहेगा, या आम तौर पे फिर उस लड़की को वो स्नब करने लगता है, उसको डिग्रेड करता है, उसको तंग करता है, ख्वार करता है, ताकि उसके आगे वो दबी रहे। और ऐसे में वो लड़की हीरे जैसी हो, वो खूबसूरत हो, वो बाकमाल हो, वो बासलाहियत हो, वो एक अहमक और नादान मर्द की वजह से, जिसका कल्चरल डिफरेंस है, जिसका माली फ़र्क है, जिसका ज़हनी जो उपज है वो भी कमज़ोर है, इसलिए जहाँ कल्चरल डिफरेंसेस हैं बरादरी का, लाइक एक म्यू बरादरी, आप उसे किसी और बरादरी में ब्याह दोगे, नहीं चल पाएगा। ये जो पठान बैकग्राउंड की बच्चियाँ और बच्चे होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने उनकी लिविंग और तरह की, कपड़े और तरह के, बिलीव और तरह के, जब बिल्कुल वो दूसरी बरादरी में जाते हैं नहीं चल पाता, मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पे जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इसमें खाना भी है, इसमें कपड़े भी हैं, इसमें लेन देन भी है। कुछ घरों में बहुत लेन देन होता है, कुछ में होता ही नहीं है, तो वहाँ हमेशा फसाद इसी बात पे पड़ा रहता है। सो अब्दुर्रहमान साहब ने जो इस बात का कहा है, एक बात और भी याद रखने की, अगर आप इस आजमाइश में पड़ गए हो और आपकी शादी हो गई है जहाँ कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो फिर अक्लमंदी क्या होगी कि क्या सुबह का शाम तक रिश्ता काट दिया जाए, या ये होगी कि उस डिफरेंस को समझा जाए, उन लोगों को समझा जाए, और उन लोगों को समझना क्या है, उनकी खुशी किस में है, उनका गम किस में है, और उनकी इज़्ज़त किस में है, उनकी ज़ुबान का जायका किस में है, उनकी आंखों की मुस्कुराहट किस में है, और किस बातों पे वो दबकते हैं, किन बातों से वो डरते हैं, किन बातों से वो अवॉइड करते हैं, किन लोगों को अवॉइड करते हैं। इन बातों को समझने के लिए 1 हफ़्ता लगता है, ऐसे करके चुटकी में। आप अपनी सास को ही टारगेट कर लें, उसके साथ बैठने लग जाएं, उसकी बेटी को टारगेट कर लें, मियाँ शायद बहुत जल्दी काबू नहीं आता, पर जिस घर में आप सारा दिन होते हैं तो वहाँ बी टारगेटेड। और चीज़, अपने कानों को, 2 कान हैं तो पूरे जिस्म को कान बना लीजिए, देखते जाइए। अल्लाह ने हमारे अंदर इतनी शानदार प्रोसेसिंग मशीन रखी है कि हम किसी को लिखते देख लें, किसी को बुनते देख लें, किसी को खाना पकाते देख लें, हम फ़ौरन वैसा करने की कोशिश करते हैं और कामयाबी से कर भी लेते हैं। पर ये तब होता है जब प्रोसेसिंग आपकी ठीक हो रही हो। तो अपनी प्रोसेसिंग मशीन को एक्टिव रखिए, उसको बड़े मज़े से काम करने दीजिए, और ये जो डिफरेंसेस हैं ये फिर आपके लिए थ्रेट भी नहीं रहेगा, अजाब भी नहीं रहेगा। देखें, बहुत सारे लड़के जो गरीब घरों के होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कभी साइकिल भी नहीं चलाया होता, पर जब पढ़ जाते हैं, एविएशन पढ़ जाते हैं, तो फिर पायलट बन जाते हैं। तो पायलट बनने के बाद वो करोड़ों का नहीं, अरबों का जहाज़ चलाते हैं। सोशल डिफरेंसेस भी होते हैं, माली डिफरेंसेस भी होते हैं, सलाहियत का डिफरेंस भी होता है, पर आप उसको गैप को फिल करते हो। बड़ी बड़ी प्यारी खूबसूरत लड़कियां, नखरे वाली लड़कियां जब एयर होस्टेस बनती हैं तो 300 लोगों को खाना खिलाती, उनके जूठे बर्तन भी जमा करती हैं, अपने आप को भी बिल्कुल खूबसूरत रखती हैं। वो कल्चरल डिफरेंस, हर बंदा फ़र्क होता है, एक से एक आला, एक से एक घटिया, और उनके साथ आप डील करते हो, उनकी औरतों के नखरे सहते हो, उनके बच्चों के पुछ पुछ करते हो, और कभी किसी को कंबल दे रहे हो, कभी किसी को तकिया, कभी किसी को जूस, और उस लम्हे आपका चेहरा एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है जिस पे गुस्सा नहीं होता, मुस्कुराहट होती है। ये कहाँ से समझा? जब भी अंदर का प्रोसेस उसने आपको बताया कि मुझे इस जॉब को लेके चलना है, इस सेटअप में जीना है, और इस सेटअप में अपना मुकाम और मर्तबा बनाना है, तो आप उन चीज़ों को जो आपने की नहीं होती, देखी नहीं होती, सही नहीं होती, सुना भी नहीं होता, जब उसमें जाते हो तो कर लेते हो। सो इस तरह की कोई ख़बर अगर आपको किसी के बारे में मिले, फ़लाँ बरादरी तो ऐसी होती है, फ़लाँ लोग तो ऐसे होते हैं, और बड़ा फ़र्क होता है, अगर आप कभी उस जगह चले जाओ और आप ब्याहे जाओ और शादी हो जाए, तो फिर प्यारो इसको इज़्ज़त का मसला बनाओ, इसको अपनी अना का मसला बनाओ, इसको अपनी ज़िद का मसला बनाओ कि अब मैंने यहाँ डट के रहना है, और वो कहते हैं वस के दिखाना है। जो वसना चाहे उसे कोई उजाड़ नहीं सकता, और जो कोई उजड़ना चाहे उसे कोई बसा नहीं सकता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।